वेलकम बैक व्यूवर्स टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ड्रिल्स एंड टिप्स। हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं मशीन डिज़ाइन के, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं या जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम एक तरतीब से चल रहे हैं और अब हम न्यूमेरिकल्स तक पहुंच गए हैं। स्ट्रेसेस के हवाले से हमने सारा कुछ डिस्कशन वगैरह कर ली हुई है, फार्मूलाज वगैरह उनके सारे डिस्कस कर लिए हुए हैं। तो उसके अंदर हमारा न्यूमेरिकल 5 है, जिसके अंदर वो कहता है कि एक लिंक है, ठीक है, एक कास्ट आयरन का एक लिंक है जो एक लोड जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है। उसकी जो एक लिमिट दी गई है वो है 4500 किलोग्राम। वो एक लोड ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। ये ट्रांसमिट से मतलब है कि उसके ऊपर जो लोड लगाया जा रहा है वो कितना है, 4500 किलोग्राम, ठीक है। तो कहता है कि इसमें ये बताएं कि मुख्तलिफ उसने सेक्शंस दे दिए। कहते हैं कि इन सेक्शंस पर बताएं कि जो स्ट्रेस है वो कितना लग रहा होगा, ठीक है। एक उसने सेक्शन ये वाला बताया और एक उसने सेक्शन इस लिंक का बताया, यानी कि इस लिंक का जो एंड है यहाँ पर बताया। अब जो लिंक का एंड है ना, ये सर्कुलर है, मतलब कि इसमें समझ लें कि ये जो पोर्शन है बीच में ये वाला हॉलो है, ठीक है। यहाँ पर जो ये सेक्शन है ये पूरा सेक्शन है, ठीक है। तो जब हम सेक्शन ए पर निकालने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो इसका एरिया बनेगा यही ले लेंगे, ठीक है, चूँकि सेक्शन क्रॉस सेक्शन बन रहा है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने निकालना है, ठीक है। ये जो इसने बताया ना सेक्शन ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन का मैंने मतलब लास्ट पता नहीं कौन सी वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ होती है ना जिसको हम ऐसे कट कर दें, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसका यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना चाहूँ तो क्रॉस सेक्शन कैसे बनेगा, पहले एक मैं स्लाइस ऐसे काटूंगा, ठीक है। जिस तरह हम किसी चीज़ की स्लाइसेस काटते हैं ना, क्या करते हैं, ऐसे छुरी हल्की सी रख के ना थोड़ा सा ऊपर से ऐसे उतार लेते हैं, ठीक है। प्याज आलू वगैरह छीलते हैं तो उसमें देखते हैं ना ऐसे ऐसे करके हम उतारते हैं, ठीक है। तो ये जो हम स्लाइस निकालते हैं ना, अब जो सामने इसका एरिया आता है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है। तो इसको आप सेंटर से भले काट दो, सेंटर से काट के जब आपका सामने एरिया आएगा ना, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना वो आपने निकालना है। यहाँ पर भी क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है। वैसे तो सर्कुलर है, आप ये कन्फ्यूज हो सकते हो कि ये सर्कुलर है तो सर्कुलर पर हम कैसे इसको वो करें, ठीक है। तो सर्कुलर का मतलब ये है कि ये क्रॉस सेक्शनल है, मतलब कि आप इसको कट कर रहे हो, सर्कुलर रीजन को आप ऐसे सेंटर से इस सेक्शन पर आप ऐसे कट करोगे तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, क्रॉस सेक्शन क्या बनेगा, अब इसका जब इस तरह से स्लाइस निकालेंगे तो क्रॉस सेक्शन कैसा आएगा, जैसे सामने बना हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में आएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है जो आपका रेक्टेंगुलर शेप में होगा। जब आप एरिया यूज़ करोगे तो वो कौन सा यूज़ करोगे, रेक्टेंगल का एरिया यूज़ करोगे, ठीक है। तो हम वही सारा प्रोसीजर फॉलो कर लेते हैं जैसे हमने समझा था कि गिवन डाटा, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है, लोड 4500 kg, ठीक है। तो ये लोड गिवन है और बस एक ही चीज़ गिवन है, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमने करना है जी टेंसाइल स्ट्रेस एफ टी एट सेक्शन ए, ठीक है, और एफ टी एट सेक्शन बी, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है, वो हमें गिवन है। और अब हम सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हम यहीं पे कर लेते हैं, इसको चले ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। सॉल्यूशन, ठीक है, उसके अंदर क्या आएगा, हमने स्ट्रेस के लिए फार्मूला क्या पढ़ा था, स्ट्रेस का फार्मूला होता है लोड पर यूनिट एरिया, ठीक है। एफ टी इज इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया, ठीक है, लोड पर यूनिट एरिया। अच्छा, एक और चीज़ जो लास्ट में मैं बताना भूल गया था आपको, कि जो लोड लगता है अब ये किलोग्राम के अंदर है, ठीक है। हमें ये चाहिए न्यूटन के अंदर, क्योंकि इसकी यूनिट न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है, यहाँ पर न्यूटन होना चाहिए, लेकिन हमें जो गिवन है ये किलोग्राम में गिवन है, इसको हमने न्यूटन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। इसको आप पी से नोट ना करो क्योंकि फिर मिक्सिंग हो जाएगी, क्योंकि हम लोड जो हमारा जो लग रहा होता है ना, न्यूटन में जो लोड लग रहा होता है, न्यूटन में जो लोड लग, ये है वजन, ठीक है। मास में इसको आप कहोगे, ये वजन है, लोड नहीं है, ठीक है। तो जो वजन होता है वो आपका एम में कह लो, ठीक है, इसको आप एम से डिनोट कर लो, मास, ठीक है। ये हमारा मास लग रहा है, वजन लग रहा है। जो फोर्स वाली लोड लग रही थी ना, एक होता है जिस तरह आप इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहे हो,
ये जो फोर्स लग रही है ना, इसको आप लोड बोलते हो, ये लोड है न्यूटन में होता है, ठीक है, जो आप फोर्स लगा। और जो आप ऐसे किसी चीज़ को रखोगे ना जिसको अपने उसके वजन की वजह से उसके ऊपर लग रहा हो, ये जो है वजन इस तरह से रखा हुआ है। जिस तरह आप फर्ज के कोई भी चीज़ लेने जाते हो मार्केट से, तो आप उसका जो वजन करवाते हो ना, ये उसका मास होता है, ठीक है, जो उसको हम किलोग्राम में लेते हैं। और उसी के बरक्स आप किसी चीज़ के ऊपर ऐसे फोर्स लगाते हो, तो ये जो आप लोड लगाते हो ना, ये भी लोड है, इसको भी आप अमूमन लोड कहते हैं। तो ये लोड वजन वाला लोड है, और ये जो लोड लगाते हैं ना किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हो, ये जो लोड होता है ना, इसको न्यूटन में कहते हैं, ठीक है, ये न्यूटन में होता है। तो यहाँ पर चूंकि इसके बाद ये उसका वजन की बात की जा रही है, तो किलोग्राम में उसकी वजन की बात की, उसको मास से डिनोट करेंगे। और इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने का एक तरीका है जो मैं समझा रहा हूँ, आप इसको समझ लें कि फार्मूला एक होता है W इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, W इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, W इज इक्वल टू एम जी। अब m इसमें आपके पास गिवन है 4500, और g क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसकी वैल्यू 9.81 होती है, ठीक है। तो ये होगा 4500 इंटू जी की वैल्यू क्या होती है 9.81, ठीक है, 9.81 ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है, ये फिक्स वैल्यू, इसको आप याद रख लें, ठीक है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो मास है वो वेट में, या इसको आप पी से भी डिनोट कर सकते हो, यानी कि आपका उस लोड में कन्वर्ट हो जाएगा जो हमारा रिक्वायर्ड है न्यूटन के अंदर, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 44,145, 44,145 ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप पी से डिनोट कर लो। पी से इसलिए कहता है कि आपको याद रहे, मिक्सिंग ना हो कि पी और डब्ल्यू एक ही चीज़ है, ठीक है, डब्ल्यू भी वेट ही होता है, इसको लोड में लोड कहते होते हैं। तो ये आपका निकल आएगा न्यूटन के अंदर। अब इसको आपने यहाँ पुट कर देना है, ठीक है, 44,145 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर हम एरिया कौन सा यूज़ करें, हमारे पास एरिया नहीं गिवन, इन दोनों का एरिया हमारे पास नहीं गिवन, हमें निकालने हैं। आप एरिया को आप खाली छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है, एफ टी ए, ये हम ए का निकाल रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर हेडिंग दे देंगे आप कि पार्ट 1 कर लो, ठीक है, इसको पार्ट 1 कर लो, इसको पार्ट 2 कर लो, तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल यहाँ पर पार्ट 1 कर लोगे, ठीक है, कि टू फाइंड, इस तरह से कर लो, पूरी हेडिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एड सेक्शन ए या बी जो भी है। तो आप सिंपल टू फाइंड 1 कर लेंगे तो वो समझ जाएगा कि टू फाइंड जो है 1 वाला ये हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर लो। अब अपने एरिया निकालना है, इसका सेक्शन ए का एरिया निकालना है। ये आपके सामने मैंने आपको बताया था कि ये एक सॉलिड शेप में है, ठीक है, यानी कि इसमें बीच में गैप नहीं है, इस तरह यहाँ पर मैंने बताया ना ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका गैप मौजूद है बीच में, इसमें गैप नहीं है, ये सॉलिड शेप में है। तो इसका एरिया क्या बनेगा, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी, या आप इसको इसकी लेंथ कह लो, ये इसका विड्थ कह लो, ठीक है, या थिकनेस, ये इसकी थिकनेस कह लो, क्योंकि एक चीज़ है ना, इसकी थिकनेस है ये। वैसे जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि हमें ये थिकनेस गिवन है, इसकी इस रॉड की जो मोटाई है वो गिवन है, और इसकी इस सेक्शन की जो लेंथ है ये हमें गिवन है। तो आप लेंथ इंटू थिकनेस भी कर सकते हो, इसकी जगह पर आप कर लो और लेंथ इंटू टी, जिसको मैं थिकनेस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेंथ इंटू थिकनेस हो जाएगा। अब लेंथ इंटू थिकनेस क्या बनेगी, लेंथ कितनी है 20 और थिकनेस कितनी है 45, ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 20 इंटू 45, तो ये आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये एरिया निकल आएगा रेक्टेंगल का 700 mm स्क्वायर होगा। मैंने लास्ट में बताया था कि एरिया जो है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है, तो एरिया mm स्क्वायर में आ जाएगा। अब ये mm स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि ये सारी यूनिट्स जो गिवन है ये सारी mm में गिवन है आपकी बुक के अंदर। और एक और चीज़ कि जो बुक है उसमें थोड़ा सा मिक्सिंग हुई हुई है, यानी कि जो सेक्शन ए का एरिया है उसने बी पे लिखा हुआ है, और जो बी का एरिया है उसने ए पे लिखा हुआ है। तो इसको आपने ज़रा करेक्शन कर लेनी है कि जो ए का एरिया है वो ये वाला है, और जो बी का एरिया है वो उसने यहाँ पर दिया है ये वाला, ठीक है। तो सेक्शन बी का एरिया ये वाला है, ये आप चेंज, आपने इसको इंटरचेंज कर लेना, ठीक है। जो उसने बुक के अंदर जो एरिया निकाला हुआ है ना ए वाला, जो उसने बी पे निकाला ना वो ए का एरिया है, जो ए पे निकाला वो बी का एरिया, उल्टा उसने किया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको करेक्ट कर लेना और एरियाज आपने करेक्ट यूज़ कर लेने हैं, ठीक है। तो ये आपका 700 mm एरिया निकल आया। अब इस एरिया को आप यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है, इस ए की जगह पर पुट कर दोगे, आपका स्ट्रेस जो है वो निकल आएगा, ठीक है। तो पुट इट इन इक्वेशन
1, ठीक है। इसको इस एरिया को ए को इस इक्वेशन 1 में पुट करें, ठीक है। तो एफ टी ए कितना निकल आएगा हमारे पास 44145 डिवाइडेड बाय एरिया आ जाएगा जो आपका निकला है 700 mm, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा, आपने इसको खुद कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका जो एरिया निकलेगा ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में निकल आएगा, ठीक हो गया। ये आपका पार्ट 1 जो है इसका कंप्लीट हो जाएगा। जो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो सेकंड पार्ट बनेगा, ठीक है। तो अब इसका जो पार्ट 2 बनेगा उसमें क्या है, उसमें उसने ये वाला सेक्शन की बात की हुई है जो बीच में से हॉलो है। ये सॉलिड था, ये बीच में से थोड़ा सा हॉलो होगा, यानी खाली सेक्शन होगा। ये वाला सेक्शन इसका खाली है जो कितना है 40 का, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ी सी हमने ध्यान से काम करना है कि इसमें हमने जो इसका पहले लिख लेते हैं फार्मूला, ठीक है। एफ टी बी बी इज इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब हमारे पास लोड तो है, इसको इक्वेशन 1 कर लें। लोड तो हमारे पास है, हमने निकाला हुआ पहले से 44145, वो पूरे रॉड पे बराबर लग रहा है, ठीक है। वो इस सेक्शन में भी, सब सारे सेक्शन में बराबर लग रहा है लोड, तो लोड तो हमारी वैल्यू सेम रहेगी। एरिया इस सेक्शन पे आके चेंज हो जाएगा। वो एरिया किस तरह चेंज होगा, क्योंकि बीच में हॉलो शेप आ गई है और उसका जो डायमीटर है वो बढ़ गया है। पहले 45 था, अब इसका कितना हो गया 75 हो गया, ठीक है। एरिया इसका बढ़ गया। और दूसरा इसमें मसला ये आया कि सेंटर से ये हॉलो हो गया। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया यही होना है, ठीक है। यहाँ से इसकी आपने स्लाइस काटी, जिस तरह फर्ज किया, आप समझो कि मार्कर इससे आगे भी था, मैंने काट के इतना कर दिया। अब एक इसका एक्सटर्नल डायमीटर है, एक इसका इंटरनल डायमीटर है। तो इंटरनल जो डायमीटर है वो हॉलो है, खाली है, और जो बाहर वाला है ये फुल है। तो जो अंदर वाला डायमीटर है वो सारा सेक्शन खाली है, उसमें मटेरियल है ही नहीं। तो उसका हमने क्यों, उसके हमने स्ट्रेस इंक्लूड करना है, उसमें स्ट्रेस होगा ही नहीं। जब मटेरियल ही नहीं है तो स्ट्रेस किस चीज़ का होना है। तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि ये जो खाली वाला पोर्शन है इसको माइनस कर दो, तो बाकी जो पीछे मटेरियल बच जाएगा, इसका आपने जो एरिया निकालना है वो आपको जो स्ट्रेस निकल आएगा, ठीक है, उसके ऊपर। क्योंकि इस सेक्शन में मटेरियल है ही नहीं, ये हॉलो है। जब ये हॉलो है तो फिर इसके ऊपर जो स्ट्रेस है वो भी ज़ीरो होगा, क्योंकि मटेरियल ही नहीं है। तो हमने चूंकि स्ट्रेस के लिए एरिया निकालना है कि जिस एरिया के ऊपर स्ट्रेस लग रहा है, इस एरिया पे स्ट्रेस लग ही नहीं रहा, इस जगह पर स्ट्रेस नहीं लग रहा। तो क्रॉस सेक्शन जब लेंगे तो उसके अंदर हम ये जो चीज़ है, ये जो जगह है क्रॉस सेक्शन के अंदर, ये जो एरिया आ रहा होगा इसको माइनस कर देंगे, बाकी सारे का एरिया निकाल लेंगे, और उसी के लिए ही हम स्ट्रेस निकालेंगे। इसके लिए स्ट्रेस निकालेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी, जो कि गलत हो जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेस लग ही नहीं रहा, ये स्ट्रेस ज़ीरो है। तो आपने इसको माइनस करना है। अब ये माइनस कैसे होगा, आप एरिया निकाल लो, एरिया इज इक्वल टू इसका, पहले उसका निकाला था ना, वो चेंज था, अब इसका एरिया निकालते हैं। लेंथ इंटू, मैंने बताया लेंथ इंटू थिकनेस होगा, ठीक है। विड्थ नहीं होगा, यहाँ पर इसकी थिकनेस गिवन है, विड्थ नहीं गिवन, विड्थ पीछे की तरफ हो जाएगी, समझ लें। तो अब लेंथ इसकी वही है 20, लेंथ 20 ही है, जो इसकी थिकनेस है वो चेंज हो गई है। थिकनेस कितनी होगी 75 टोटल, उसमें से ये निकाल दें, जो पीछे बच जाएगी वो आपकी रिमेनिंग थिकनेस होगी, भले यहाँ पर हो भले यहाँ पर हो, जितनी भी हो, उसकी बैक साइड पे हो सामने हो, जितनी होगी सारी आ जाएगी। ये जो एरिया है ये वाला निकल जाएगा जो हॉलो है, इसको हमने निकाल देना है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा 75 यानी कि टोटल में से 40 की जो थिकनेस है ये वाली थिकनेस ये निकाल दो, टोटल में से ये निकाल दो, जो पीछे बचती है वो सारी हमारी थिकनेस के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करोगे, ये बन जाएगा 25, और 25 इंटू 20 करोगे आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 900 mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका जो इसमें एरिया निकल आएगा 900 mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब आपने इस सेक्शन के लिए एरिया निकाल लिया। अगर इसमें कोई चीज़ समझ में आ रही है ना कि भाई ये कैसे माइनस किया प्लस किया, तो सिर्फ बेसिक चीज़ें आपको इसका पता लग जाना चाहिए। अगर नहीं पता लग रहा तो आप कैलकुलेटर पे सिंपल लिखें, पहले इसको माइनस करें, बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आपका ये आंसर निकल आएगा। कैलकुलेटर पे अगर आपने करना डायरेक्ट नहीं करना, उसमें अक्सर बच्चे मिस्टेक्स कर जाते हैं। कैलकुलेटर पे आपने करना है तो पहले इसको माइनस करें, ठीक है। वैसे सिंपल समझ में आ रही है कि 40 है ना, तो 50 60 75 तकरीबन 35 बन रहा है ये, ठीक है। तो 35 और इंटू 20, तो आपका ये आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब इस एरिया को आपने यहाँ पर पुट कर देना है, आपके पास जो स्ट्रेस है वो भी मौजूद है, तो इसको डिवाइड करेंगे आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। एफ टी बी बी इज इक्वल टू 44,145 डिवाइडेड बाय 900 mm, जो भी है, ठीक है।
तो ये आपका जो भी सब कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर निकल आएगा स्ट्रेस एट द सेक्शन बी। और उसकी जो यूनिट होगी वो आपने लाजमी लिख देनी है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी स्ट्रेस एट सेक्शन बी की भी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा न्यूमेरिकल। इसमें अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको मज़ीद समझा दूंगा, दोबारा से हम डायग्राम वगैरह बना के सारा दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, इशू नहीं है। लेकिन आप जो है ना वो वीडियोस अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो इसमें ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि आपने पिछली वीडियोस ना देखी हो सकता है, जो कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बीच में जो हम डिस्कस करते हैं वो हम पहले से डिस्कस कर चुके होते हैं, तो हम दोबारा से उसको नहीं करते कि जो बंदा हमारे साथ शुरू से चल रहा होता है उसको इरिटेशन होती है कि यार ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं फिर दोबारा उसको हम कर रहे हैं। तो इसलिए फिर मैं कोशिश करता हूँ कि फिर वीडियोज़ ताकि लंबी ना हो, क्योंकि हम लोगों ने टिप्स की फॉर्म में चलना, लेंथी फॉर्म में नहीं जाना। अब न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन का आप लोगों को फ़ायदा, जो डिप्लोमा के बच्चे हैं उनको तो चलो फ़ायदा है ही है, इसके अलावा जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनका भी होता है कि इंटरव्यूज़ वगैरह जो होते हैं आपके, ठीक है, इंटरव्यूज़ हो गए, अगर आपके टेस्ट होते हैं एंटी टेस्ट, उसमें ज़्यादातर जो है आपको पोर्शन कभी कभी न्यूमेरिकल टाइप भी आए तो आपको हल्के फुल्के इसके बारे में आइडिया हो जाएगा कि न्यूमेरिकल्स के अंदर हमने कैसे कैलकुलेशंस करनी है। जिस तरह हमने बताया कि यहाँ पर हॉलो सेक्शन है, इसको स्किप कर देना है, यहाँ पर हॉलो नहीं है, इसको नहीं करना। इस तरह बारीकी की चीज़ें होती है जो समझ दिखने में लग रही होती है कि नॉर्मल है, लेकिन उसमें मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आप हम टेस्ट दे के आते हैं, हमें लगता है कि हमारा टेस्ट ओके है, क्लियर है, लेकिन जब हम बाद में रिजल्ट आता है तो हमारा उसमें मार्क्स कटे हुए होते हैं, हमें लगता है कि यार पता नहीं कहाँ से मिस्टेक्स हो गई हैं। तो वो मिस्टेक्स इसी तरह की होती हैं, जिस तरह यहाँ पर हॉलो है, यहाँ पर सॉलिड है, हमने ख्याल करना है कि हॉलो में माइनस करना है एरिया को, लेकिन सॉलिड में माइनस नहीं करना। तो इस तरह से चीज़ों का ख्याल करना होता है, बाकी कोई ऐसा लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो वीडियोज़ आप तरतीब से देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि जो वीडियोज़ हैं आप तरतीब से देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगी कि कौन सी चीज़ कैसे चल रही है। तो चीज़ें मिस नहीं होंगी तो फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में जो है वो आसानी होगी। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।